So hello everyone, welcome to Quality Lecture थर्ड। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट लेक्चर। और आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो लेट्स सी। तो जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस गेन किया तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन बिल्ड करना। उस समय हमें एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जो कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसी पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो कि 1946 में अपना काम शुरू करती। ये असेंबली अलग अलग रीजन्स, कम्युनिटीज और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इलेक्टेड मेंबर्स से बनी थी, जो कि सभी मेंबर्स ने अपना विचार रखकर डिबेट्स और डिस्कशन करके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ऑलमोस्ट इसमें 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। इसमें एक्सपेंस हुआ था 64 लाख रुपीज का एट दैट टाइम। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। नाउ द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी एक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि एक ऐसा असेंबली का डिमांड जिसमें इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। या डिमांड सबसे पहले ये डिमांड सबसे पहले कांग्रेस लीडर एम एन रॉय रखे थे, ठीक है, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया का अपना फ्यूचर डिसाइड करने का हक खुद मिलना चाहिए। और इसके बाद फिर कांग्रेस ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। 1935 के बाद ये डिमांड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई क्योंकि लोग अब समझ रहे थे कि ब्रिटिश मेड लॉज जो है वो इंडिया के लिए इनफ नहीं है। तो फाइनली 1940 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई जाए जो कि इंडियंस के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। और ये डिमांड फ्रीडम स्ट्रगल को एक न्यू वे दिया। और इसी डिमांड का रिजल्ट है कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें हमारे लीडर्स ने मिलकर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। नौ। तो इस डिमांड का सिग्निफिकेंस क्या था? यह डिमांड धीरे धीरे पूरे नेशन का जनरल विजन बन गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कुछ सेक्शन और कुछ अलग अलग कम्युनिटी का जो भी लीडर सब थे वो इस आइडिया को सपोर्ट करने लगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया डिमांड को। इसीलिए 1940 में अगस्त ऑफर लाया गया जो कि फाइनली रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का चांस दिया जाएगा। और इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया और इसी के अंडर कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट हुई। सो द नेक्स्ट इज, अब इसका कंक्लूजन या सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले ये डिमांड इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पहला बार इंडियन ने कहा था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना हुआ एक्सेप्ट करें। और दूसरा बात कि इस डिमांड ने फ्रीडम स्ट्रगल को एक डेमोक्रेटिक शेप दिया। मतलब वो सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही थी बल्कि फ्यूचर डेमोक्रेटिक इंडिया का सोच भी सामने आई। तीसरा बात कि यह डिमांड ने इंडिया को एक डाइवर्स कम्युनिटीज को एक कॉमन गोल दिया, एक यूनाइटेड नेशन और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का। और सबसे बड़ा बात यह था कि इस डिमांड ने वर्ल्ड को यह मैसेज दिया कि इंडियंस अब मैच्योर हैं और अपना पॉलिटिकल सिस्टम को डिजाइन करने का कैपेसिटी खुद रखते हैं। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को इंडियन इंडिपेंडेंस का मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये कुछ रिलेवेंट ईयर्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। और में उन्होंने सबसे पहली बार ये आइडिया रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं बल्कि इंडियंस खुद बनाएंगे। एम एन रॉय एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे जिन्होंने कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए जिसमें आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। उनका ये आइडिया एक डेमोक्रेटिक विजन था जिसमें सोवरेनिटी डायरेक्टली पीपल के हैंड में था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया और धीरे धीरे ये डिमांड इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक मेजर गोल बन गई। और इसीलिए एम एन रॉय को हम लोग पियोनियर ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं।
Now, what was the contribution of Indian National Congress in the demand of Constituent Assembly? So, 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड का आइडिया रखा था। तो उसे इसके तुरंत बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को ऑफिशियली अपना लिया था। तो कांग्रेस का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियंस को रियल डेमोक्रेसी नहीं देता है। इसमें ब्रिटिश कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था, इसलिए कांग्रेस ने क्लियर स्टैंड लिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से बनी हो। ये डिमांड काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को एक डेमोक्रेटिक डायरेक्शन लिया और इंडियंस की पॉलिटिकल मैच्योरिटी को भी शो किया था। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट अगस्त ऑफर। सो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया जिसे अगस्त ऑफर कहा गया। ये ऑफर लॉर्ड लिनलिथ को, जो उस वक्त वायसराय थे, उन्होंने अनाउंस किया था। तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट था, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिकॉग्नाइज किया, मतलब फ्यूचर में इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडियंस को अपना फ्यूचर डिसाइड करने का चांस दिया जाएगा। माइनॉरिटीज और प्रिंसली स्टेट्स के कंसेंट के बिना कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड करने का प्रॉमिस भी किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जिक्र कहीं पर भी नहीं था। तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है इसको, इसके रिगार्डिंग, इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक कहे थे। फिर भी अगस्त ऑफर इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश ने ऑफिशियली मान लिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस खुद बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज क्रिप्स मिशन, या इसको क्रिप्स प्रपोजल भी बोला जाता है। तो 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा था ताकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इंडियंस का कोऑपरेशन मिल सके। इस मिशन का एम था कि इंडियंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट का प्रपोजल दे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट का एक प्रॉमिस देना, जिसमें कि प्रपोजल दिया गया था कि वार के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो इंडियंस खुद इलेक्ट करेंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि अगर वो चाहें तो न्यू यूनियन के साथ न जुड़कर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जिसमें कश्मीर में बनाया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस का कंट्रोल वार के टाइम तक अपने पास रखा था। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ कि कांग्रेस ने इसको सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था और प्रोविंसेस को सेपरेट होने का ऑप्शन एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगी। मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी डिमांड और पाकिस्तान क्लियरली एक्सेप्ट नहीं हुई थी। अब इसका असर क्या हुआ, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, पर इसने एक बात क्लियर कर दी कि फ्यूचर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाए। ठीक है, इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। तो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। सो ये तीन मिनिस्टर थे, लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स इस मिशन का हिस्सा, ये लोग इस मिशन का हिस्सा थे। मिशन का मेन एम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्लान देना। तो इसमें प्रपोजल दिया गया कि असेंबली में 389 मेंबर होंगे, जिसमें कि 292 प्रोविंसेस से और 93 प्रिंसली स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे। प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव रूलर्स नॉमिनेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करेगी और इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी जिसमें कि इंडियंस को ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो ये सब इसका प्रपोजल था और इसका इम्पोर्टेंस क्या था कि ये वो प्रपोजल था जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को अपना पहला सेशन होल्ड करती है। मतलब प्रैक्टिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट इसी प्रपोजल के बाद हुआ। सो नाउ constituent assembly under cabinet mission plan 1946. So
हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का प्रपोजल पर बेसिस पे बना हुआ था, जिसमें कि 389 मेंबर्स थे। इसमें 292 प्रोविंसेस से, 93 प्रिंसली स्टेट से, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। ठीक है। प्रोविंस के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। और प्रिंसली स्टेट के मेंबर वहाँ के रूलर जो भी हुआ करते थे वो नॉमिनेट किया करते थे। अब इसका फंक्शन क्या था? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और हर डिसीजन के लिए मेजोरिटी वोट सिस्टम था। असेंबली को एक सोवरेन बॉडी बनाया गया, जिसमें इंडियंस खुद डिसाइड करेंगे कि अपना फ्यूचर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सब। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि ये असेंबली थी जिसमें 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसमें टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 years 11 month और 18 days में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और कैबिनेट मिशन प्लान ने एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर दिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब इंडिया खुद बनाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसको कि आजकल हम लोग संसद भवन बोलते हैं। इस फर्स्ट सेशन में टोटल 389 में से 211 मेंबर अटेंड किए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग बॉयकट कर रही थी इस मीटिंग को। सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें टेम्पररी चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। उसके बाद आता है 13 दिसंबर 1946। ये वो डेट है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक हिस्टोरिक प्रपोजल रखा, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया। इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे? कि सबसे पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा, जो कि यूनिटी ऑफ नेशन को शो करेगा। माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल एरियाज के राइट्स को सेफगार्ड किया जाएगा, और सभी सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर यही रिजोल्यूशन बाद में हम लोग का प्रियम्बल का एक फाउंडेशन बना था। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 18 जुलाई 1947 को। इस एक्ट से इंडिया का स्लेवरी खत्म हुआ, और ये एक्ट इंडिया को 2 डोमिनियन में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान में। दोनों डोमिनियन को अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट करना था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होते। ब्रिटिश सोवरेनिटी प्रिंसली स्टेट पर अब खत्म हो गया था। वो चाहे तो या इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू की, और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तब तक चलते रहा। इसके बाद आता है 26 नवंबर 1949। सो इस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। इस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग का काम कंप्लीट हुआ, और फाइनल डॉक्यूमेंट साइन किया गया। इसमें कुछ प्रोविजन जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सब तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया था। बाकी का जितना कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस डेट को याद रखने के लिए इंडिया में 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950। इस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू हुआ था। यह डेट स्पेशल इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। इस दिन गवर्नर जनरल के जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले राष्ट्रपति बने। तो इंडिया अब एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में दुनिया के सामने आया। इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग कमेटी।
सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बने। कमेटी का काम अलग अलग कमेटीज और सब कमेटीज को रिपोर्ट को इंटीग्रेट करके एक लीगल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, जिसमें कि चेयरमैन चुना गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनका काम था ड्राफ्टिंग प्रोसेस को लीड करना, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना। इसमें अलग अलग मेंबर्स भी थे, जैसे कि एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये पहले कश्मीर के दीवान हुआ करते थे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट थे। इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और स्टेट के रिलेशन पर इनपुट दिया था। उसके बाद आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये एक लॉयर थे। इन्होंने जुडिशियरी और फंडामेंटल राइट सेक्शन पर लीगल रिफाइन किया। इसके बाद आते हैं के एम मुंशी। ये भी एक लॉयर थे और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला। ये चीफ असम के एक चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट और माइनॉरिटीज के इशू को हाईलाइट किया था। फिर बी एल मित्तल। ये एक एक्सपर्ट जूरिस्ट थे। इनिशियली ये मेंबर थे, लेकिन फिर इनको तबीयत खराब हो गया था, जिनके वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। इनके जगह पे एन माधव राव को अपॉइंट किया गया। डीपी खेतान। ये लीगल एक्सपर्ट थे। इन्होंने इकोनॉमिक क्लॉजेस और कॉमर्शियल मैटर्स पर इनपुट दिया, क्योंकि 1948 में इनका डेथ हो गया, जिसके जगह पे टीटी कृष्णामाचारी को अपॉइंट किया गया। अब इस कमेटी का रोल क्या था या फंक्शन क्या था? सो मेन फंक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था, साथ में लीगल लैंग्वेज और उसका क्लैरिटी शो करना, और जो भी अमेंडमेंट है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 2000 अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया, और फाइनली उसको प्रेजेंट करना। और ये क्या क्या काम की, तो सबसे पहले फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था। सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में, और फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ 26 नवंबर 1949। तो कमेटी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें कि 395 आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था, और उसमें 8 शेड्यूल थे। इसने डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदला। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी हो। ठीक है। इसी के वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सो ये जर्नी था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। सो डू हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू।